आईसीएआई ने जो यहाँ पर एक इवेंट सीएस को लेकर शुरू किया है, मैं तो सबसे पहले उसकी सराहना करूंगी और मुझे लगता है ये आने वाले जो एस्पिरेंट्स भी हैं या फ्रेश इस इंडस्ट्री में, इस सेक्टर में यहाँ से कदम रख रहे हैं, उनको बहुत बेहतरीन आइडियाज मिलने वाले हैं। इनफैक्ट मैं अपने सेशन की शुरुआत अनिल सर से इसी सवाल से करने वाली हूँ। सर सर्टिफाइड सीए हैं, सीएस हैं, ये हम सब जानते हैं, लेकिन ये हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण होगा कि चित्तौड़गढ़, राजस्थान से कॉमर्स की पढ़ाई पूरी करने के बाद आपने अपने सीए के सपने को पूरा किया एंड हाउ, फिर उसके बाद ये बिजनेस जर्नलिज्म के गलियारों में प्रवेश किया, आइकॉन ऑफ बिजनेस जर्नलिज्म बने। सर ये कैसे हुआ, ये इस राह की तरफ क्यों, कैसे मुड़े? आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद नेहा। सबसे पहले मैं सीए इंस्टीट्यूट और दुर्गेश जी काबरा को कॉम्प्लीमेंट्स देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज से हम एक ऐसी सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं जिसकी इस वक्त न सिर्फ सीए प्रोफेशन को बल्कि पूरे देश को बहुत ज़रूरत है। आज हम दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं और हमारे प्रोफेशन के साथी जिस तरह से नेशन बिल्डिंग में अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी भी होंगे। 1947 में हम आज़ाद हुए, लेकिन जो एंट्री हुई थी अंग्रेज़ों की वो बिजनेस करने के हिसाब से हुई थी। ये 2000 के बाद का समय, 2000 से लेकर 2010 का समय ऐसा था जब पूरे हमारे बाज़ार में एफआईज़ का बड़ा दबदबा था। मैं सोचता था कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर से ये एफआईज़ के नाम पर इंडिया में अंग्रेजों की बैकडोर एंट्री हो जाए। तो उस समय मेरे दिमाग में आता था क्यों ना हम हमारे इन्वेस्टर्स को ये सिखाएं और समझाएं, ये जो बिजनेसेस ये हमारे हैं, ये कंपनियां हमारी, ये हमारी देश की धरोहर है, हम इनमें इन्वेस्ट करके पैसा बना सकते हैं, बजाय कि कोई बाहर वाला आके हमें बताए कि हमारी कंपनी अच्छी है। और यहाँ से मेरी एक थॉट प्रोसेस शुरू हुई। मीडिया का बैकग्राउंड नहीं होते हुए भी कई बार होता नहीं कि यू आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम इन द राइट प्रोफेशन। मौका मिला तो हमने सोचा कि इंडिया की इकोनॉमी की स्ट्रेंथ को, इंडिया के ब्राइट फ्यूचर को हम देश में जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें उतना बढ़िया है। और यहीं से छोटी जगह से शुरुआत होकर कुछ करने की कोशिश की है, तो आज यहाँ तक पहुँचे। भगवान का शुक्र है कि वो ख्याल आपको आ गया। अब विजय सर, दशकों का सर का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, हम हमारे चैनल पे और कई प्लेटफॉर्म्स पर सर को सुनते आए हैं, इनकी एडवाइस का सब लोहा मानते हैं। सर मुझे ये बताइए कि क्या आसान है इक्विटी मार्केट में एक सीए के लिए एंट्री करना, या अभी ज़्यादा वेन्यूज़ खुल गए हैं? कोई चैलेंजेस आपको दिखते हैं जो आपको लगता है कि क्लियरली पिटफॉल्स अवॉइड कर सकते हैं? क्या एडवाइस होगी? गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू जी बिजनेस, थैंक यू दुर्गेश आईसीए, और आपने एक बहुत अच्छा एफर्ट लिया है। मैंने अपने 30 साल के करियर में बेस्ट स्टॉक पिकर्स और बेस्ट फंड मैनेजर या बेस्ट एनालिस्ट कह लीजिए या बेस्ट इन्वेस्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट को देखा है। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि पिछला 5, 10, 15, 20, 30 साल कैसा गया इंडियन इक्विटी मार्केट का, कैपिटल मार्केट का, और हमने ग्लोबल पावर्स के अगेंस्ट में किस तरह का परफॉर्मेंस दिया है। तो दुर्गेश ने भी बोला कि कितनी कंपनियां इंडिया में लिस्टेड है, तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग डेटा देता हूं। जर्मनी, यूके, जापान, यूएसए में लिस्टेड कंपनियां कम हो रही है। जर्मनी में तो 1/3 लिस्टेड कंपनियां गायब हो गई पिछले 10-15 सालों में। इंडिया में ही कंपनियों का बहाव आ रहा है। पिछले 20 सालों में डॉलर टर्म में इंडिया ने 12.4% CAGR दिया है। द नेक्स्ट बेस्ट एक्चुअली ताइवान है 9% पे। इंडियन इक्विटी मार्केट ने पिछले 10, 20, 25, 30 सालों में जो इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस दिया है, दिस ओनली मेजर कंट्री विच कम्स क्लोजर टू इंडिया, इज नॉट बीटिंग इंडिया, इज यूएसए। तो ये तो अपना 30 साल का रिकॉर्ड रहा है। अगर आपने पैसा इंडियन मार्केट में नहीं बनाया, यू हैव टू बी रियली स्किलफुल नॉट टू मेक मनी इन इंडियन मार्केट। और आने वाले पीरियड के अंदर भी यही बोल रहा हूं कि सेंसेक्स, निफ्टी का लेवल अफलातून रहने वाला है। You have to be really skillful not to make money in future as well. मार्केट लाइफ हाई पर है सर जी। और अभी से नहीं, ये रिकॉर्ड रैली हम देख रहे हैं, महीनों से, पिछले सालों से चली आ रही है। ये रैली कितनी हवा हवाई नहीं है। पहली बार हिंदुस्तान के बाजार
दुनिया भर के बाजारों के पहले लाइफ हाई बना रहे, न कि बाद में। पहली बार ये मार्केट इंडिया की इकोनॉमी के दम पर चल रहे हैं। अब तक ग्लोबल इकोनॉमी में तेजी है तो हम बढ़ते थे, हमारी इकोनॉमी भी ठीक थी, लेकिन हमारी इकोनॉमी की वो लीडरशिप नहीं थी, हमें दूसरों को देख के बढ़ना होता था। इस बार भारतीय बाजार अपनी इकोनॉमी के दम पर बढ़ रहे हैं। तीसरी बात, हर बार जब एफआईज आएंगे, पैसा लगाएंगे तो हाई बनाएंगे। अब ये हालत है, कहाँ जाएंगे? यहीं आएंगे। अब हिंदुस्तान में ही पैसा लगाना है। और इस सब की वजह है हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स, जिनको मैं तीसरी महाशक्ति कहता हूँ। हिंदुस्तान के म्यूचुअल फंड, एक एक फंड की वो ताकत है जो किसी भी बड़ी बड़ी एफआईज के मुकाबले में ज्यादा फंड मैनेज करती है। ये हमारी इंस्टीट्यूशनल ताकत पहली बार बनी। पहली बार हिंदुस्तान की कंपनियां डीलेवरेज्ड है। पहली बार हिंदुस्तान की कंपनियां अपने पैसे से एक्सपेंशन कर रही है। पहली बार हिंदुस्तान की कंपनियां किसी तरह के गवर्नेंस से हटकर काम नहीं करना चाहती। आज मार्केट के फंडामेंटल और आपका पैसा बाजार को चला रहा है, और ये भी हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है। अब इस लाइफ हाई के मार्केट को, जिसमें हम ऑलरेडी इतना दम दे चुके हैं, एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है, एक निवेशक है, उसको अप्रोच कैसे करना है? जब इंडिया का जीडीपी 25 लाख करोड़ था और लिस्टेड कंपनियों का मुनाफा 1 लाख करोड़ था, जब निफ्टी 2000 पॉइंट पे था, 2010 के अंदर लिस्टेड कंपनियों का मुनाफा 4 लाख करोड़ था। ब्रूटल इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ, पुराने बिजनेस मॉडल गेव वे टू न्यू बिजनेस मॉडल, जीएसटी आया, रेरा आया, डिमोनेटाइजेशन हुआ, बहुत सारी चीजें हुई, तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट बढ़ा नहीं। लेकिन जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट 2020 में 4,50,000 करोड़ था, वो 21 में 6 लाख हो गया, 22 में 7.5 लाख हो गया, 23 के अंदर 11 लाख हो गया, और 24 में 13 लाख करोड़ पर है। तो जो 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट अभी 13 लाख करोड़ पे है, और 1 लाख के प्रॉफिट पे निफ्टी 2000 पे था, तो आप निफ्टी का नंबर देखने का मतलब ही नहीं है। आप कंजम्पशन देखिए क्या हो रहा है। There's only one country which can work against all the global major power is India। और आपको पता होगा शायद रेड सी और स्विस कनेल का जो ट्रेड रूट है, आज उसको प्रोटेक्शन इंडियन नेवी दे रही है। ये हिंदुस्तान का पावर है। तो मेरे भाई, सवाल ये नहीं कि इंडिया कहाँ जाएगा, सवाल ये कि आपका पोर्टफोलियो कहाँ है। लेकिन स्मॉल कैप, मिड कैप, ये जो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड हाई बन रहे हैं, जो तेजी से भाग रहे हैं, क्या अभी भी वहां पर दम है? वापस से लार्ज कैप्स को देखना है? अब यहाँ से मार्केट को अप्रोच कैसे करना है? पैसा आपका मिड कैप में भी बनेगा, लार्ज कैप में भी बनेगा, स्मॉल कैप में भी बनेगा। पॉइंट सिंपल है कि आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स चाहिए, रिस्क कम चाहिए, इन्वेस्टमेंट कम करने का समय थोड़ा आपका कम है, कि समझिए आपको 3 साल या इससे थोड़ा सा ज़्यादा आपको इन्वेस्ट करना है। आप रिटर्न 10% आ रहा है, 12% आ रहा है, बहुत खुश है। लार्ज कैप्स आपके लिए 12 से 14% रिटर्न चाहिए, 5 साल प्लस का व्यू है आपका, मिड कैप्स में चले जाइए। 16%, 15%, 18% रिटर्न चाहिए, 7 साल से 10 साल का व्यू है, स्मॉल कैप अब भी बढ़िया है। पैसा आपका सब जगह। ये जो लार्ज कैप है ना, निफ्टी वाले, ये एक ज़माने में माइक्रो कैप थी, स्मॉल कैप थी, वहाँ से ग्रो होती होती है। आपको करना क्या है एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि आपकी समझ और आपकी पकड़ बिजनेसेस पे बहुत ज़बरदस्त है। आपको जो IQ आपके प्रोफेशन ने दिया है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी ने, आपको उसको अप्लाई करना है कि किसमें बड़े होने का पोटेंशियल है। तो अगर आप मल्टी बैगर नहीं ढूंढ सकते तो फिर कौन ढूंढेगा? जरा विजय जी ने बताया, हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स और फंड मैनेजर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे हैं। और बेस्ट चीज़ जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपने साथ और अपने जो भी आप जिनको गाइड करते हैं, सलाह देते हैं, उनके लिए कर सकता है वो, कि कुछ लाइफ में यार आप इतना समझते हैं, 2-4 मल्टीबैगर तो ढूंढो, 2-4 कंपनियां तो ऐसी ढूंढो जिसपे आपको भी करो, ये देखो ये मैंने उस जमाने में ढूंढी थी और पैसा लगाया, आज तक रुका हूँ, या ये मैंने मेरे इन्वेस्टर्स को, मेरे क्लाइंट्स को सजेस्ट किया। ये जरूर करना चाहिए। सर ने एक बड़ा टास्क दे दिया आपको मल्टी बैगर्स ढूंढने का, लेकिन अब विजय सर, सेक्टर्स कौन से हैं जरा वो भी हाईलाइट करिए, क्योंकि बड़े सारे सेक्टर्स आगे पीछे करके उन्होंने कमान संभाली। रेलवे देख लिया, डिफेंस देख लिया, PSUs, इनकी गाड़ी थमने का नाम नहीं ले रही। आपको क्या पसंद आ रहा है यहाँ से सर? हेल्थ केयर विल रिमेन ए मेगा ट्रेंड इन इंडिया। इट इज नॉट अ 1 ईयर मेगा ट्रेंड, क्योंकि आपको एक दफा डायबिटीज, BP हो गया, आप नूडल खाना बंद कर दोगे, लेकिन आप BP की दवाई लेना
बंद नहीं करोगे। तो आपके पास डायग्नोस्टिक सेंटर है, हॉस्पिटल है, हेल्थ केयर है। भारत में 55 साल के ऊपर के 23 करोड़ लोग हैं। दिस इज 2/3 ऑफ यूएस पॉपुलेशन ऑलमोस्ट। तो हेल्थ केयर इज अ मेगा ट्रेंड। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री इज अ मेगा ट्रेंड, क्योंकि पिछले 20 सालों में BFSI ने निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म किया है, लेकिन पिछले 4 सालों में ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। और इसके अंदर खाली बैंक ही नहीं है, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट, स्टॉक एक्सचेंज, और स्टॉक एक्सचेंज तो हर आदमी के पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। तो BFSI इज अ ग्रेट सेगमेंट। मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दीजिए। मैन्युफैक्चरिंग इज गोइंग टू बी मेगा ट्रेंड इन इंडिया। जो चीजें हम इंपोर्ट करते आ रहे हैं, धीरे धीरे वो चीजें इंडिया में बनने चाह रही है, और भारत सरकार उसको बहुत बड़े लेवल के ऊपर सपोर्ट करने वाली है। ये सारे सेगमेंट अच्छा चलने वाले हैं। FMCG जो पिछले 4-5 सालों में पार्टिसिपेट नहीं किया, उस सेगमेंट को आप धीरे धीरे SIP के थ्रू मेरे हिसाब से देख सकते हैं। और अगर आपको अच्छा स्टॉक पिकर बनना है तो हैव ओपन माइंड। मुझे अनिल जी का वो बहुत अच्छा डायलॉग याद आता है। इन्होंने एक बार बोला था कि शाहरुख खान का एक शो आता था कि आप 5वीं क्लास पास है। अनिल जी, वो स्टॉक के बारे में आपके मुंह से मैं सुनना चाहता हूँ। तो उस शो की प्रीमाइस यही है कि उसमें 5वीं ग्रेड तक के जो सवाल होते हैं ना बच्चों के, वही सवाल पूछे जाते हैं, उसमें ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। सिमिलरली, whenever you want to buy a stock, write 10 lines about that stock. अगर आप बिना रुके 10 लाइन लिख लेते हो नॉन स्टॉप, तो आप समझ लीजिए कि आपको उस कंपनी के बारे में जानकारी है, आप समझते हो, जानते हो, खरीद लेना। और अगर दिमाग पे जोर लगाना पड़े, नहीं लिख पाओ, 4 में रुक जाओ, 6 में, 8 में, तो समझ लेना कि आपको नहीं आता है, पढ़ना है अभी बाकी। इट्स मोर ऑफ सेंसिबल इन्वेस्टिंग रादर देन इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप पिज्जा मंगवाते हैं, आपके बच्चे, पिज्जा वही है जो आप घर पे खाते हैं, रोटी सब्जी। चपाती की जगह थोड़ा उससे मोटा बेस है, वो पिज्जा का बेस हो गया, चपाती को सब्स्टिट्यूट करा, राइट। आप सब्जी साथ में बनाते हैं, पिज्जा में उस बेस के ऊपर सब्जी लगा देते हैं, घी की जगह वो चीज़ यूज़ करते हैं। यही पिज्ज़ा, यही खाना हेल्दी आपकी माताजी की या आपकी धर्मपत्नी के हाथ का अगर आप खाएंगे तो 50, 75, 100 रुपये में फुल डाइट, फर्स्ट क्लास हेल्दी हाइजीन खाना आपको मिलेगा। आपके बच्चे खाते हैं, आप उनको चॉइस दीजिए, 7 के 7 दिन पिज़्ज़ा खा लेंगे, और उसके लिए 500-700 रुपये देते हैं, आप कुछ नहीं कर पाते। तो आपके पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि यार ये 100 रुपए की चीज के 700 रुपए ले रहा है, इससे बदला कैसे लूं? जाके बदला लीजिए, उसी का शेयर खरीदिए, क्योंकि यही चलेंगे फिर। सो द वे कंजम्पशन इज चेंजिंग एंड यू कांट स्टॉप इट। दैट्स वेयर द इन्वेस्टमेंट आइडिया कम्स इन। आपके आसपास है, आपको किसी के ज्ञान की जरूरत नहीं है। लेकिन सर, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी सब कहते हैं अपने हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से देखो। वन टाइम पेमेंट, SIP द गुड ओल्ड वे, या फिर मौका देख के चौका मारना, ये कैसे समझे सर? ये जरा बताइए। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग इतना पावरफुल टूल है, और आपको समझना जरूरी है। आप CEO मैथमेटिक्स समझते हो। पिछले 20 सालों में हर धनतेरस को 10 ग्राम सोना खरीदा, तो 20 सालों में 200 ग्राम सोना खरीद लिया। सपोज दाम 19,000 पर 10 ग्राम आया। अगर आपने रिवर्स किया कि हर साल 19,000 का सोना खरीदा होता, तो 200 ग्राम की जगह 380 ग्राम आता है। क्योंकि जब भी आप फिक्स क्वांटिटी खरीदते हो और फिक्स अमाउंट खरीदते हो, तो फिक्स अमाउंट का एवरेज कॉस्ट हमेशा नीचे ही आता है। HDFC फ्लेक्सी कप फंड हमने लॉन्च किया था, 10 रुपए की NAV उस फंड की थी 95 में। अभी उस फंड की NAV 1700 रुपए के आसपास है। 170 टाइम गेन इन लास्ट 29 ईयर्स। लेकिन अगर मैं 29 ईयर्स का मंथली NAV निकालूं, 348 मंथ का, तो वो NAV आता है 330 रुपीज के आसपास। मतलब 10 रुपए से लेके 1700 रुपए के अंदर NAV 330 रुपीज। लेकिन उन्हीं 348 मंथ के अंदर मैं SIP करता, तो एवरेज कॉस्ट कम टू 31 रुपीज। तो 90% डिस्काउंट आपको मिला। यह पावर है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का। तो जो कैश फ्लो आप फ्यूचर में आने वाला है, उसके ऊपर SIP करिए। अभी पैसा आ रहा है, इलेक्शन से घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यही सवाल आप दोनों से अगला होने वाला था कि इलेक्शन है, कितना घबराने की जरूरत है, कितना इग्नोर करना है। 3 जून को खरीद के 4 जून को बेचना, तो आपको डर लगना चाहिए। आपको मई में लेके जून में बेचना, तो डर लगना चाहिए। आपको 2024 में लेके 2025 में ही बेचना है, तो डर लगना चाहिए। लेकिन अगर आपका व्यू 1 साल, 3 साल, 5 साल का है, तो किस इलेक्शन का डर है आपको? और पिछले 4 इलेक्शन में 4 बार ऐसा हुआ है, इलेक्शन के ठीक 6 महीने पहले मार्केट पॉजिटिव रहे, इलेक्शन के ठीक 6 महीने बाद मार्केट पॉजिटिव रहे, चाहे कैसा भी रिजल्ट आया हो। और एक बार तो वो भी समय था जब इलेक्शन के बाद मार्केट लोअर सर्किट मारा है, 10% घटा है, उसके बावजूद 6 महीने में जाके पॉजिटिव हो गया। अगर आपके पास 6 महीने का समय है, तो आपके लिए मार्केट बहुत अच्छा है।
इस 6 महीने में सेक्टर्स कौन से देखने हैं फिर? मेरा सबसे फेवरेट सेक्टर जो पिछले 2 साल से मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ, और वो है PSUs, डिफेंस, रेलवे। आप खुद देख लीजिए, 10 साल पहले आप रेलवे में ट्रेवल करते थे, आज में दिन रात का अंतर है। इसके अलावा PSU बैंक्स, पावर कंजम्पशन जो बदल रहा है, जो बढ़ रहा है, ये देश की बड़ी स्टोरी। और ऐसे में पावर PSU जो आपको समझ में आए, PFC, REC, NTPC, पावर ग्रिड, whatever you understand। एक स्टोरी और देता हूँ आपको, जिसको मैं मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स कहता हूँ। अगर आप सब पैसा लगा रहे हैं, हम पैसा लगा रहे हैं, डिटेल लगा रहा है, हिंदुस्तान के मार्केट बढ़ रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स की एसेट्स थोड़ी मार्केट नए पैसे से बढ़ रही है, थोड़ी मार्केट में जो उनके इन्वेस्टमेंट्स है उनकी वैल्यू से बढ़ रही है। सो जो भी कंपनियां कैपिटल मार्केट से जुड़ी हुई है, फॉर एग्जांपल एक्सचेंजेस, तो BSE MCX जैसे स्टॉक्स हो गए, CDSL कैंप्स जैसे आपकी डिपॉजिटरी और रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट्स, आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाइए, म्यूचुअल फंड स्कीम्स में पैसा लगाइए, म्यूचुअल फंड के स्टॉक्स में पैसा लगाइए। ब्रोकर्स, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियां, IT पर हम बुलिश हैं, फार्मा पर हम बुलिश हैं, वो तो है ही है, लेकिन ढेर सारी थीम्स अभी भी है जहां आपका बहुत पैसा बचा।